बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करते हैं और चैप्टर नंबर 2 दिस इज अबाउट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। इसमें बच्चों हमने डिफरेंट इस चैप्टर में एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स डिस्कस करनी है और ये जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं दीज आर यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कंपाउंड। तो अब ऐसे है कि हमारे पास यहाँ पे टोटल जो हमारे पास सेपरेशन टेक्निक्स हैं वो 5 हैं। उसमें फर्स्ट वन जो है वो आपके पास फिल्ट्रेशन है, सेकंड वन इज sublimation, third one is solvent extraction, उसके बाद crystallization और फिफ्थ जो है वो आपके पास है क्रोमेटोग्राफी। ये बच्चों 5 डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको हमने यूज़ करना है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। अब बच्चों हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें हमने सिर्फ सब्लिमेशन को डिस्कस करना है, उसके बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को डिस्कस करना है और थर्ड वन इज क्रोमेटोग्राफी। ये जो फिल्ट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन ये दो जो टेक्निक्स हैं ये हमारे सिलेबस से एक्सक्लूड कर दी गई हैं। तो अब इन 3 जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं इनको हम वन बाय वन जो है ना वो देखते हैं कि हम किस तरह से इसमें कंपाउंड्स को प्यूरिफाई करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग सब्लिमेशंस की तरफ आते हैं कि सब्लिमेशन क्या है और इसमें किस तरह के कंपाउंड्स को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सब्लिमेशन। अब बच्चों सब्लिमेशन हमारे पास एक ऐसी मेथड है कि जिसमें आपके पास द प्रोसेस in which a solid is directly converted into gaseous state without passing through liquid state is known as sublimation। अब बच्चों अगर आप जनरल जो ट्रेंड है वो ये है कि जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है एंड देन लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब आप किसी सॉलिड को हीट करोगे तो वो सॉलिड डायरेक्टली आपके पास जो है ना वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। गैसियस या फिर आप इसको वेपर स्टेट अगर कह दे तो वो ज़्यादा टेक्निकली जो है ना वो बेहतर बात होगी। तो अब यहाँ से सॉलिड का वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना दिस इज नोन एज सब्लिमेशन विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। अब बच्चों इसमें हमने एग्जांपल देखनी होगी कि वो कौन से कंपाउंड्स हैं जिनमें सब्लिमेशन होती है। तो इसमें बच्चों आपके पास है आयोडीन, सेकेंड वन है आपके पास नेफ्थलीन। नेफ्थलीन के जो कपड़ों में या वो दूसरी वाइट कलर की छोटी छोटी सी गोलियां होती हैं उनको रखते हैं तो वो नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं। उसके अलावा आपके पास बेंजोइक एसिड। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जिनमें सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। अब जो सब्लिमेशन का प्रोसेस एक्चुअल में हम तो डिस्कस कर रहे हैं प्यूरिफिकेशन को,
तो हाउ दिस मेथड इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। अब कहते हैं लेट्स सपोज आपके पास ऐसे हुआ कि आपके पास मिक्सचर आ गया किस चीज़ का, सैंड का, और इनमें से कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें सब्लिमेशन पॉसिबल है। तो ये टेक्निक उन कंपाउंड्स की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ की जाएगी। एक वो कंपाउंड हो जिसमें सब्लिमेशन पॉसिबल हो और दूसरा ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसमें सब्लिमेशन का प्रोसेस ना हो सकता हो। तो आप कहते हैं कि आप क्या करें कि ये जो कंपाउंड है, एक वो कंपाउंड है जो मिक्सचर आपके पास ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक कंपाउंड जो कि सब्लिमेट कर सकता है और दूसरा ऐसा कंपाउंड है जिसमें सब्लिमेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप कहते हैं इन दोनों को आप क्या करें, एक चाइना डिश के अंदर डालें और इसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल लगा दें। अब फनल आप में से हर एक बच्चे ने डेफिनेटली देखी होगी। ये फनल आप लगा दें और इस फनल का ये जो ओपन एंड है इधर आप कॉटन लगा दें और इस फनल के अंदर जब आप इसको लगाएंगे तो इसके पहले अंदर एक आप फिल्टर पेपर जो है ना वो लगा दें और फिल्टर पेपर को आपने वेट करके इसकी इनर सरफेस पे फिल्टर पेपर को एडजस्ट कर देना। अब जो आप ये जो कंपाउंड है इसको मिक्सचर है इसको आप हीट करें। तो जब आप हीट करोगे तो हीट करने से क्या होगा कि वो कंपाउंड जिसमें सब्लिमेशन पॉसिबल है, लेट्स सपोज आपके पास नेफ्थलीन और सैंड है। यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड जो है ना वो जो है वो कंपोनेंट जो है वो नेफ्थलीन है और सेकंड आपके पास सैंड है। आप कहते हैं इन दोनों को जब आप हीट करोगे तो इनमें से जो सैंड है उसमें सब्लिमेशन क्योंकि पॉसिबल है तो वो सब्लिमेट कर जाएगी और वो एक वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगी। लेकिन इसके ऊपर जो आपने फनल लगाई है, ये फनल क्योंकि वेट फिल्टर पेपर है तो ये जब यहाँ पे आएगी तो ये कूल डाउन होके दोबारा वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड स्टेट में। यानी कि इसके वेपर्स अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड स्टेट में। और ये जो नेफ्थलीन के वेपर्स होंगे वो जब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होंगे तो ये इस फिल्टर पेपर के साथ यहाँ पे स्टक हो जाएंगे। तो आप कुछ टाइम के बाद जब आप इसको फनल के ऊपर से उतारेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो सैंड है वो यहाँ पर नीचे रह जाएगी, यहाँ पे अब सिर्फ आपके पास सैंड रह जाएगी और ये जो ऊपर आपके पास फनल थी इस फनल में आपने नेफ्थलीन को कलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से बच्चों आप इस प्रोसेस को, इस मेथड को यूज कर सकते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि डिफाइन सब्लिमेशन एंड गिव एग्जांपल। डिफाइन सब्लिमेशन एंड गिव एग्जांपल। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि आपने सब्लिमेशन को डिफाइन करना है और एग्जांपल देनी है। तो उसके लिए आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन भी आपने लिखना होगी और नेक्स्ट आप ये 3 एग्जांपल्स आपके पास वो कंपाउंड्स हो गए जिनमें सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट बच्चों हम सेकंड टेक्निक जो है ना दैट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब बच्चों सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को हम देखते हैं कि ये मेथड किस तरह से आप यूज करते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड के लिए। तो अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि सॉल्वेंट की मदद से किसी कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करना, तो वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहलाता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऐसा है, ऐसी एक टेक्निक है कि अगर लेट्स सपोज आपके पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में से आप क्या करना चाहते हो, इस सोल्यूट को सेपरेट करना चाहते हो। उस सॉल्यूशन में से अगर आप सोल्यूट को सेपरेट आउट करना चाहते हो तो उस सोल्यूट को वहां से सेपरेट आउट करने के लिए आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक को जो है ना वो यूज करोगे। तो ये सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है उस सोल्यूट को सॉल्यूशन के अंदर से सेपरेट आउट करने के लिए इस टेक्निक को जो है ना वो यूज किया जाता है। तो अब बच्चों इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि द सेपरेशन ऑफ द आइसोलेशन ऑफ अ solute from a solution by mixing
with new solvent which is not soluble in solution but the solute is more soluble in new solvent। कि आप क्या करेंगे, अब इसके लिए ये होगा कि आप के पास जो इसके लिए जो आप अपरेटस यूज करोगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए, दैट इज सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल आप यूज करेंगे। अब बच्चों आपके पास लेट्स सपोज यहां पे एक सॉल्यूशन मौजूद है, अब इस सॉल्यूशन को आप ये सेपरेटिंग फनल में ऐड करें और इस सॉल्यूशंस में मौजूद जो सोल्यूट है, आपको ये तो पता है कि जो सॉल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपके पास सोल्यूट होता है और सेकंड वन इज ए सॉल्वेंट। जो स्मॉलर अमाउंट में होगा उसे आप सोल्यूट कहोगे, जो ग्रेटर अमाउंट में होगा उसे सॉल्वेंट कहेंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि अगर शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाए तो शुगर आपके पास सोल्यूट कहलाएगी और वाटर जो है ना वो सॉल्वेंट कहलाएगा। अब जो ये सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के अंदर से आपने सोल्यूट को आइसोलेट करना है, तो कहते हैं सोल्यूट को आइसोलेट करने के लिए अब इसमें आप बाहर से एक नया सॉल्वेंट ऐड करें, लेकिन नया सॉल्वेंट ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए कि जो कि इस पहले सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल ना हो। अब यहाँ पे इसको जब आप आपस में मिक्स अप करेंगे तो जो सोल्यूट होगा, ये सोल्यूट इस सॉल्वेंट से मूव कर जाएगा नए सॉल्वेंट के अंदर, लेकिन यहाँ पे ये होगा कि 100% यहाँ से सोल्यूट जो है ना वो ऊपर वाले न्यू सॉल्वेंट में मूव नहीं करेगा, लेकिन ये है कि वो जो न्यू सॉल्वेंट है उसमें मोर अमाउंट में चला जाएगा और जो ओल्ड सॉल्वेंट था उसके अंदर वो लेस अमाउंट में जो है ना वो रह जाएगा। तो अब बच्चों क्या होगा कि जब शेक करने के बाद इसके ऊपर स्टॉपर लगा के आप इसको शेक करेंगे, शेक करने के बाद वापस इसको आप छोड़ देंगे तो आप ये देखेंगे कि उसके बाद दो लेयर्स बन जाएगी। अब वो जो अपर लेयर है ये आपके पास न्यू सॉल्वेंट वाली लेयर बन जाएगी और ये जो लोअर लेयर थी ये वही आपके पास ओल्ड जो सॉल्वेंट था उस वाली लेयर बन जाएगी। अब बच्चों क्या करेंगे, आप यहाँ पे नीचे एक बीकर लें और उस बीकर में आप ये जो लोअर लेयर है इसको आप कलेक्ट करें और इसको यहाँ पे आप साइड पे रख दें। इसी तरह से अब जो अपर लेयर है उसको आप कलेक्ट करें और उसको भी आप यहाँ पे सेपरेट जो है ना वो रख दें। अब ये होगा कि ये जो आपकी लोअर लेयर है इससे 100% आपका सोल्यूट अभी तक रिमूव नहीं हुआ, वो इट मे बी कि 70% अगर ऊपर वाले न्यू सॉल्वेंट में चला जाए तो 30% अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो इसने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 70-30% जो है ना वो। अब आप क्या करें कि ये जो लोअर लेयर है इसको अगेन आप सेपरेटिंग फनल में ऐड करें और ऊपर से फ्रेश सॉल्वेंट को ऐड करें। अब फ्रेश सॉल्वेंट ऐड करेंगे, दोबारा फिर शेक करेंगे, तो अब बच्चों वो जो 30% यहाँ पे आपका जो सोल्यूट मौजूद है, अब उस 30% का अगेन 70% जो है ना वो लेट्स सपोज अपर लेयर में चला जाएगा और 30% जो है ना वो नीचे रह जाएगा। तो इस तरह से जब आप 2 to 3 टाइम्स जब आप रिपीटेड एक्सट्रैक्शन करेंगे तो ये रिपीटेड एक्सट्रैक्शन करने से आपके पास जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो आप इस लोअर लेयर से अपर लेयर में जो है ना उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी आता है कि क्या हमें रिपीटेड एक्सट्रैक्शन करनी चाहिए विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या कि हमें सिंगल एक्सट्रैक्शन करनी चाहिए विद लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब लेट्स सपोज आपके पास सॉल्वेंट जो है ना वो आप 30 cm³ ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, तो अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक ये है कि 30 cm³ सॉल्वेंट एक ही बार आप यूज करके एक्सट्रैक्शन कर लें और दूसरी ये पॉसिबिलिटी है कि आप क्या करें, इस 30 cm³ में से 10 cm³ को 3 टाइम्स जो है ना वो आप यूज कर लो। तो अब बच्चों अगर आप 10 cm³ लेकर 3 टाइम्स जो है ना वो आप एक्सट्रैक्शन करोगे तो डेफिनेटली उसमें आप ग्रेटर अमाउंट ऑफ सोल्यूट को कलेक्ट कर लोगे एज कंपेयर टू सिंगल एक्सट्रैक्शन विद ओनली विद सिंगल टाइम जो है ना वो 30 cm³ आप सॉल्वेंट को यूज कर लेंगे।
तो रिपीटेड एक्सट्रैक्शन इज मोर प्रेफरेबल एज कंपेयर टू सिंगल एक्सट्रैक्शन। ये आपका यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। अब जो इसमें जो हमने यहाँ पे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन डिस्कस की गई है, तो ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक्चुअल में जिस प्रिंसिपल पे बेस करती है, दैट प्रिंसिपल इज नोन एज ए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है कि एक सोल्यूट जो है ना वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है दोनों जो है ना वो लिक्विड्स के अंदर इन अ कांस्टेंट रेशियो। तो जो इसके लिए जो हम रूल जो इसको एक्सप्लेन करता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है ना वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। अब बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या कहता है कि अ सोल्यूट distribute itself इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहेंगे। अब इसे क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फिर इसको पार्टीशन लॉ भी कहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहते हैं कि a solute distribute itself between two immiscible liquids in a constant ratio irrespective to the amount of solute है। ये भी बच्चों आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। व्हाट इज मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा कि व्हाट इज मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का क्या मतलब है? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपके पास हो गया। अब जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, हम यहाँ पे दो तरह की सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की जो है ना वो एग्जांपल्स उनको देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है और एक है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। ये भी आप समझ लें कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ये होता है कि वो जो आपका कंपाउंड है वो अपने आप को दोनों लेयर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा उसे हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन ऑर्गेनिक फेज, concentration of substance in organic phase divided by concentration of substance in aqueous layer, aqueous phase, aqueous phase। अभी जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको बताई थी, तो जो लोअर लेयर होगी उसे आप एक्वस कहेंगे और जो अपर लेयर होगी वो आपके पास क्या होगी? ऑर्गेनिक फेज होगा या ऑर्गेनिक लेयर होगी। तो इनमें ये अपने आप को जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो इन दोनों में जो उसकी रेशियो होगी दैट इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। इसे हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट जो है ना वो डिस्कस करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की एग्जांपल्स। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास दो यहाँ पे एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज ईथर एक्सट्रैक्शन। ईथर एक्सट्रैक्शन। अब बच्चों जो ईथर एक्सट्रैक्शन है, दिस एक्सट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम एक्वस लेयर। दिस extraction is used for the
separation of organic compound from aqueous solution। अब इसमें उसी तरह से आप क्या करोगे कि the ether is added in the aqueous solution of organic compound and mixed and shaken in the separating funnel। सेपरेटिंग फनल में इन दोनों को आप शेक करोगे तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड will move from aqueous layer into the ether, and then ether is evaporated to collect the organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड को वहां से आप कलेक्ट कर लो। अब बच्चों ये बिल्कुल वही जो अभी बात थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताई थी, अब दोबारा इसको बार बार रिपीट करना, लेकिन चलिए मैं आपको बता दूं कि आप क्या करें। इसी तरह से सेपरेटिंग फनल लें। इस सेपरेटिंग फनल में पहले आप यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन ले लें अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऊपर से आप क्या करें, इसमें ईथर डालें। ईथर डालें, ईथर पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। इन दोनों को शेक करें। शेक करने से क्या होगा, आपका जो कंपाउंड है वो नीचे एक्वस लेयर से किधर चला जाएगा, ऊपर ईथर में। दोनों लेयर सेपरेट आउट हो गई। नीचे से एक्वस लेयर को अलग से सेपरेट आउट कर लें, ईथर लेयर को अलग से सेपरेट कर लें। फिर इस एक्वस लेयर को दोबारा इसमें ऐड करें 2 to 3 टाइम्स फ्रेश ईथर डाल के। ये जो ईथर की लेयर आपके पास कलेक्ट कर लोगे 2 to 3 टाइम रिपीटेड एक्सट्रैक्शन करने से। इसको आप एवेपोरेट करा दें ईथर को। ईथर को एवेपोरेट कराएंगे तो पीछे आपके पास प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड आप जो है उसे कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास दूसरी जो ईथर एक्सट्रैक्शन है, इसमें एग्जांपल है एक्सट्रैक्शन में, वो है आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ईथर एक्सट्रैक्शन के बाद सेकंड है कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन। अब ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन है, दिस इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ या कलेक्शन ऑफ आयोडीन फ्रॉम एक्वस लेयर। वो था आपके पास किसके लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। और जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक्सट्रैक्शन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन। आप कहते हैं कि ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन है ना, दिस इज यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ आयोडीन फ्रॉम एक्वस लेयर। कार्बन टेट्राक्लोराइड is used for the isolation of iodine from aqueous solution। अब बच्चों कहते हैं कि आयोडीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो आयोडीन become soluble in water in the presence of potassium iodide। अब क्या होता है कि आयोडीन इटसेल्फ वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। आप क्या करते हैं, जब वाटर के अंदर पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करते हैं तो
इट फॉर्म पोटाशियम आयन एंड आयोडाइड आयन। अब ये जो आयोडाइड आयन है, ये आप जो आयोडीन को ऐड करोगे तो उसके साथ ये आयोडाइड आयन रिएक्ट करके दे फॉर्म ट्राई आयोडाइड आयन, दे फॉर्म ट्राई आयोडाइड आयन। अब कहते हैं ये जो ट्राई आयोडाइड आयन है, ट्राई आयोडाइड आयन, इट इज soluble in water, it is soluble in water and it has brown color। तो वो जो आपका आयोडीन का कलर होगा वो ब्राउन कलर का आयोडीन होगा। और ये जो मॉलिक्यूलर आयोडीन है, दिस इज soluble in CCl4 and it has purple color, इसका पर्पल कलर होगा। अब कहते हैं कि जब आप क्या करोगे कि CCl4 ऐड करोगे, when CCl4 is added in the aqueous solution of iodine, the I2 molecules will move into the CCl4 layer and produce purple color, while the equilibrium is disturbed in the aqueous layer, while the equilibrium is disturbed in the aqueous layer, so the triiodide ion will be shifted to I2, so the color of aqueous layer become faded, कि जो एक्वस लेयर है उसका कलर जो है ना आपके पास क्या होना शुरू हो जाएगा, फेडेड होना शुरू हो जाएगा, वो आपके पास धुंधला होना शुरू हो जाएगा। अब क्यों धुंधला होना शुरू हो जाएगा कि आपके पास, क्योंकि ये जो I2 होगा, ये I2 जब किधर चला जाएगा, CCl4 के अंदर, तो प्रॉब्लम ये होगा कि एक्वस लेयर में I2 की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। एज ए रिजल्ट ये ट्राई आयोडाइड आयन वापस जो है ना वो रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। एज ए रिजल्ट ट्राई आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। अब बच्चों जब ट्राई आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन कम होगी ना, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो ब्राउन कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा। अब ये जो I2 है ये CCl4 में आ गया, तो यहाँ से क्या करोगे, CCl4 को आप सेपरेट आउट कर लोगे और देन उससे कार्बन टेट्राक्लोराइड को एवपोरेट करवा के आप क्या करोगे, प्योर आयोडीन कलेक्ट कर लोगे। तो द CCl4 layer is separated and it is evaporated to collect I2। तो आप I2 को जो है ना वो कलेक्ट कर लोगे। अब इसको डायग्रामेटिकली अगर यहाँ से मैं आपको बताऊं तो ऐसे होगा कि आप जैसे ही सेपरेटिंग फनल में आयोडाइड आयन जो कि एक्वस लेयर में आपने ऐड किया होगा, ये आपके पास एक्वस लेयर है, तो यहाँ पे आयोडीन I2 प्लस I माइनस, तो I2 प्लस I माइनस ये आपस में रिएक्ट करके दे प्रोड्यूस I3 माइनस 1, इस फॉर्म में प्रेजेंट था। अब क्या होगा, जब ऊपर आप CCl4 ऐड करोगे तो ये I2 यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, तो ये जो ऊपर CCl4 वाली लेयर है इसका कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा, और नीचे वाली लेयर का कलर कैसा था, ब्राउन। अब ब्राउन कलर किस चीज की वजह से था, ट्राई आयोडाइड आयन की वजह से, और ऊपर वाली लेयर का जो पर्पल कलर है वो किसकी वजह से है,
I2 की वजह से। अब बच्चों यहाँ से क्या होगा कि ये जो आयोडाइड आयन है जब ये ऊपर मूव करेगा CCl4 लेयर में, तो उसके रिजल्ट्स में क्या होगा, ये आपके पास CCl4 वाली लेयर है और ये नीचे आपके पास कौन सी है, एक्वस लेयर है, नीचे आपके पास एक्वस लेयर है। तो ये अपने आप को दोबारा री एस्टेब्लिश करने के लिए इक्विलिब्रियम को, ट्राई आयोडाइड आयन जब वापस I2 में कन्वर्ट होगा तो उसके रिजल्ट्स में बच्चों ये ट्राई आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। एज ए रिजल्ट वो जो ब्राउन कलर है ना, वो ब्राउन कलर आपका फेड होना शुरू हो जाएगा और अपर जो आपके पास कलर है पर्पल कलर, वो पर्पल कलर डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके पास सेकंड जो है ना वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक आ गई, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। ओके दोस्तों, अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको, 2-3 क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको बता दिए। एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, फिर उसके बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है ना वो क्या चीज़ है, एक और जो मैंने आपको कहा कि वाई रिपीटेड एक्सट्रैक्शन इज प्रेफर्ड एज कंपेयर टू सिंगल एक्सट्रैक्शन, कि रिपीटेड एक्सट्रैक्शन क्यों जो है ना वो प्रेफर की जाती है एज कंपेयर टू सिंगल एक्सट्रैक्शन की। वाई रिपीटेड एक्सट्रैक्शन इज प्रेफर्ड एज कंपेयर टू सिंगल एक्सट्रैक्शन। तो ये बच्चों आपके पास है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक आ गई। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बाद थर्ड बच्चों जो हमारे पास टेक्निक है दैट इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। अब बच्चों हम क्रोमेटोग्राफी को देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी में हम किस तरह से अपने कंपाउंड को जो है ना वो कलेक्ट करते हैं, किस तरह से इसको वेरीफाई करते हैं। बल्कि अब ये लेक्चर में हमें काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो क्रोमेटोग्राफी जो है ना उसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।